जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। आज के इस ऑनलाइन परिचर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है माता सावित्री बाई फुले और उनका जीवन दर्शन। साथियों, आज माता सावित्री बाई की जयंती है। 3 जनवरी को उनका जन्म हुआ था और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हमारे अतिथि उपस्थित हैं और मैं सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सावित्री बाई फुले के जीवन दर्शन हमारी बहनें आज बताएंगी और आज का ये दिन हमारे लिए गौरव का दिन है। भारत की प्रथम शिक्षिका जिन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया और जिनकी बदौलत आज हमारी बहनें महिलाएं की देन है। आज का दिन एक देश की पहली शिक्षिका है क्योंकि भारत महिलाओं सर आपकी आवाज कट रही है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। वंचित समाज की महिलाओं सहित बहुत समाज के ऐसे लोगों को जी आवाज आएगी। उधर से नेटवर्क वीक होगा, मेरा आवाज जा रही है, अपने आप ठीक हो जाएगी। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ आज पैनलिस्ट के रूप में उपस्थित छवि जी जो मुजफ्फरनगर से हैं और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय आशा बहन जो सामाजिक कार्यकर्ती हैं हरियाणा से, महिला उत्थान समिति की संयोजक है और सामक एजुकेशन सोसाइटी की संस्थापिका आदरणीय विद्या भारती जी हमारे बीच में हैं। वो भी हमारे बीच में इस आज विषय पर चर्चा करेंगी। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ छवि जी को माता सावित्री बाई फुले के जीवन दर्शन पर अपना विचार दें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं टीम AIBC का धन्यवाद देना चाहती हूँ और जी सिंह जी का, कश्यप जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। इसके अलावा यहाँ बैठे उपस्थित सभी लोगों के लिए मेरा नमस्कार। और जैसा कि सर ने अभी बताया कि 3 जनवरी को इनका जन्म हुआ और ये पहली महिला हैं जो एक टीचर के रूप में आती है हमारे सामने, महिला टीचर के रूप में। और इन्होंने एक गर्ल्स स्कूल भी इस्टेब्लिश किया था। सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा की चिंता इन्होंने की, लेकिन उससे पहले भी किसी ने की थी या इन्हें शिक्षित करने में किसका हाथ था, मेरा सवाल ये भी है। तो मैं फिर अपनी बात पर आती हूँ। जब हम एक पुरुष की बात करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि महिला के सहयोग के बिना कोई पुरुष कामयाब नहीं हो सकता। अगर एक महिला घर पे पुरुष का सहयोग नहीं करती तो कोई पुरुष बाहर की दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से अगर कोई पुरुष महिला का सहयोग नहीं देता, महिला को किसी तरह से सपोर्ट नहीं करता, तो कोई महिला आगे की दुनिया में कामयाब नहीं हो सकती। अगर हम चाहते हैं हमारे घर की महिलाएं आगे आए, बाहर आए, तो पुरुष को भी उन्हें सपोर्ट करना होगा। और इस ज्योतिबा फुले ने सपोर्ट किया उन्हें और हमारे सामने सावित्री बाई फुले एक बड़े लेवल पे प्रस्तुत होती है और उसकी मूल जड़ें हैं फिर वही हमारी पैट्रियार्की सोसाइटी में पुरुष ही करता है। तो उन्होंने अगर उन्हें सपोर्ट नहीं किया हुआ होता तो आज वो हमारे सामने नहीं होती। नारी सशक्तिकरण हम तभी कर सकते हैं जब पुरुष उसमें कंधे से कंधा मिलाकर के आगे आए। उनके बिना नारी सशक्तिकरण नहीं हो सकता, ये सत्य है। तो मैं आगे इसी बात को रखूंगी, अपनी बात को, कि उन्होंने एक अपनी पत्नी को पढ़ाया और उनकी पत्नी आगे और बहुत सारी लड़कियों को पढ़ा पाई। केवल एक महिला को उन्होंने एजुकेट किया और एक महिला समाज में एक क्रांति ले आती है। और अगर हम सभी अपने घर की महिलाओं पर ध्यान दें तो हमारा समाज व्यापक रूप से बदल सकता है। तो ये पुरुष की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर की महिलाओं की पूरी तरह से सपोर्ट करे ताकि वो एक नई सावित्री बाई फुले बने या वो झांसी की रानी बने या कोई भी बने। किसी भी महिला के इतिहास में बाहर आने, उसके सशक्त होने के रूप में एक पुरुष का हाथ बहुत जरूरी है। और अगर हम चाहते हैं वो आगे बढ़े तो पुरुष को आना ही होगा। एक महिला जब आगे आती है तो वो बहुत सारी महिलाओं के लिए रास्ते खोल देती है। एक महिला
आगे आने का मतलब है समाज आगे बढ़ रहा है। एक पुरुष आगे आता है तो केवल एक पुरुष आगे आता है, लेकिन एक महिला आगे आती है तो हजार लड़कियां और हजार लड़कियां आगे आ सकती है। ये महिला की शक्ति है। तो महिलाओं के लिए हमें ध्यान देना ही चाहिए। और मैं मतलब ज्योतिबा फुले को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने सावित्री बाई फुले को हमारे सामने लाया और आज हम उनके लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने और कास्टिज्म और महिला एजुकेशन, ये उनके दो मुख्य फील्ड थे जिसमें उन्होंने काम किया। इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारे सोशल काम किए, जिनमें से उन्होंने ब्यूबोनिक प्लेग जैसी बीमारी में एक अस्पताल भी खोला और उस अस्पताल में एक बार एक बच्चे को एडमिट कराते हुए उन्हें प्लेग हो गया और उसी में उनकी डेथ भी हुई, लेकिन वो अपने कर्तव्य से नहीं हटी। सबसे बड़ी बात जो मुझे उनकी लाइफ में एक प्रेरणादायी घटना के रूप में लगती है वो ये कि एक बार वो मतलब वो जब स्कूल जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप सभी ने वो स्टोरी सुनी होगी, तो उन पर कपड़े, उन पर टमाटर, मतलब उन पर कुछ फेंक दिया जाता था, कूड़ा वगैरह कुछ भी, ताकि जब मतलब महिलाओं को उस समय इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो एज ए शिक्षिका उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता था, स्वीकार ही नहीं किया जा रहा था, तो समाज उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए उनके ऊपर कूड़ा फेंकता था। अब ये चीज हमें सिखाती है कि आज भी जब महिला या कोई भी, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, स्पेशली कोई महिला आगे बढ़ती है किसी फील्ड में, तो उसका किस तरीके से विरोध किया जाता है और हमें उस विरोध का किस तरीके से सामना करना चाहिए। इसकी जीती जागती तस्वीर है, इसका एक बहुत अच्छा मतलब तस्वीर के रूप में वो हमारे सामने रही है। सावित्री बाई फुले, मेरे जीवन में उन्होंने इस घटना ने मेरे जीवन में बहुत बार हमें प्रेरणा दी और ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हमारे साथ आज भी होती हैं जब हमें उनका विरोध करना होता है, लेकिन हम नहीं करते। हम छोटी छोटी चीजों को दबा जाते हैं। हम पास में जा रहे हैं, कोई हमें छेड़ के निकल गया, हम बोलते भी नहीं, आवाज भी नहीं निकालते, हमें विरोध करने से डर लगता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि नहीं, लड़कियां हो चुप ही रहो, लेकिन जब जब हम कुछ सही करेंगे तो विरोध तो हमारा होगा ही और हमें उस विरोध को सहने की ताकत होनी चाहिए। अगर सावित्री बाई फुले ने विरोध नहीं सहा होता तो आज वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल की तरह से उपस्थित नहीं होती। आज हम उनका एग्जाम्पल लेते हैं वो इसीलिए क्योंकि उनमें एक विरोध सहने की ताकत थी और उन्होंने उस कूड़े को सहा। उसके बाद वो वहां जाकर के अपनी नई साड़ी पहनती थी और पढ़ाती थी। हर हमले को सहा और लगातार उन्होंने काम किया। तो सबसे जरूरी है कि हमें हमारे अंदर एक विरोध सहने की ताकत होनी चाहिए। जब हमें यकीन है कि हम सही कर रहे हैं, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो हमें उस विरोध से नहीं डरना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगी कि हमें हर विरोध से मतलब जो भी हमें सही लग रहा है हमें उसे खुलकर करना चाहिए। दुनिया चाहे हमें कितना ही गलत कहे, कितना ही हमारा विरोध करे, हमारे अंदर ये ज्योति होनी चाहिए कि हम सही हैं, तभी हम किसी काम को आगे ले जा सकते हैं। अगर हम डर गए, समाज के किसी भी तरह के दबाव में आ जाते हैं, तो हम आगे नहीं जा सकते। मैं यही कहूंगी। मुझे उनकी जीवन का सबसे अच्छी घटना में से एक ये लगती है जो मेरे जीवन में प्रेरणादायी है। मेरा एक पर्सनल छोटा सा अनुभव है। जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, मैं उसे शेयर करना चाहूंगी। ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उस समय जमाना कुछ ऐसा था, ये 2005-06 के आसपास की बात है। मेरा 2005 में जब मैंने 12th कंप्लीट किया तो ग्रेजुएशन के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, गांव से बाहर शहर के लिए। तो जमाना कुछ इस तरह था, जमाना कहता था कि कोई महिला अगर अच्छे सभ्य वस्त्रों में है और सभ्य तरीके से जा रही है, कोई पुरुष उस पर उंगली नहीं उठा सकता, उंगली छोड़ो आग भी नहीं उठा सकता। लेकिन आज हम सब जानते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप होते हैं। हमारी पीढ़ी ने जब जाना शुरू किया तो हमने महसूस किया कि आसपास के लोग छेड़छाड़ करते हैं और हमने उनका विरोध शुरू किया। ये पहली बार था जब कोई लड़की उनका खुल करके विरोध कर रही थी। हमारी पूरी ग्रुप, हम काफी सारी लड़कियां थी और हमने खुल के पहली बार विरोध किया था। तो शुरुआत में हमें अजीब नजरों से देखा गया, लेकिन धीरे धीरे ये बात एक्सेप्ट कर ली गई और बाद की लड़कियों के लिए एक रास्ता क्लियर हो गया, उन्हें दिक्कत नहीं हुई और अब वो आराम से सुरक्षित रूप से आती जाती हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बात वही है कि जब आपको लगता है आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको आवाज उठानी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही चीज है, हमें ये करना चाहिए, तो आपको वो करना चाहिए, दुनिया चाहे कितना भी विरोध करे। मैंने उनसे ये जरूर सीखा है और मैं यही मतलब मेरे जीवन में प्रेरणा उनके रही है, हमेशा उनसे मुझे मिलती रही है।
जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कुछ सीखा और प्रेरणा लिया और आज आप मिसाल है क्योंकि आज हमारे चैनल पे आप उपस्थित हैं। मैं सभी पैनलिस्ट की तरफ से, सभी दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत आपका और अभिनंदन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। और क्योंकि आज हमारे बीच में जो है सम्यक एजुकेशन सोसाइटी की संस्थापिका आदरणीय विद्या भारती जी हैं, मध्य प्रदेश भोपाल से। उनको भी मैं आपको स्वागत और सम्मान करता हूँ। राजीव चौधरी जी हैं, आशा प्रजापति जी हैं जो करनाल से महिला उत्थान समिति की संयोजक है। और इस कड़ी में मैं माता सावित्रीबाई फुले के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालने के लिए मैं फिर आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय आशा प्रजापति जी को, जो महिला उत्थान समिति की संयोजक है करनाल से। और अपने शब्दों का ध्यान रखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि सभी पैनलिस्ट को मौका मिले, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आए और अपनी बात रखें। जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप, अनम्यूट अपने आप को अनम्यूट। हाँ, यस, जी जी, हो गया सर। इस मीटिंग में उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है, सर मेरी आवाज ओके सर, बिल्कुल ओके बिल्कुल सर, स्पष्ट आवाज है, बिल्कुल साफ आवाज है। ओके सर। जी सर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है और वो इस मौके पर मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। हमारा पूरा समाज उनको नमन करता है। जैसे कि उन्होंने इतना महिला जाति के लिए, महिला पिछड़े वर्ग की, दलित महिलाओं के लिए बहुत कार्य किए, अपने जीवन काल में उत्कृष्ट कार्य किए, उनको इसलिए आज याद किया जाता है। हम लोगों को इंस्पायर्ड है और इंस्पायर्ड होना चाहिए बाकी लोगों को, सभी को उनसे, उनके जीवन काल से, जीवन दर्शन से, कि उन्होंने कितने काम किए। महज 9 साल की उम्र में शादी हो जाना, जिसमें कि आजकल बच्चे देखते हैं कि बच्चों की खेलने की उम्र होती है, उसमें उनकी विवाह कर देना, बाल विवाह हो जाना। और ज्योतिबा फुले की उम्र भी उनकी 12 या 13 साल थी उस वक्त। उनकी शादी हो जाना ये बहुत बड़ा, कहते हैं उनके लिए कि वो ठीक नहीं था उस टाइम पे। लेकिन उनके मन में जिज्ञासा पढ़ने की बचपन से ही थी, जिसमें ज्योतिबा फुले ने उनका साथ दिया, उनको और प्रेरित किया। उनकी पढ़ने के प्रति प्रेरणा देखकर बहुत ज्यादा उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनका सहयोग पूरी तरह से किया उन्होंने लाइफ में। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे उनको पढ़ाई के लिए, जब उन्होंने दूसरे संस्थान में भी भेजा, उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर उन्होंने एक विद्यालय भी खोला भिड़ेवाड़ा में। सगुना बाई की हेल्प से उन्होंने इतने कार्य किए हैं वुमेन्स राइट को लेकर, वुमेन्स एजुकेशन को लेकर, एम्पावरमेंट को लेकर। हमें उनके पूरे जीवन दर्शन में यही देखने को मिलता है कि माता सावित्रीबाई ने उस वक्त में, जब ना कोई संसाधन था, ना कोई दूसरा कोई सहयोग उन्हें मिला, उन्होंने अपने बलबूते पर, अपने पति और उनके अपने आप से ही अकेले दोनों ने मिलकर पूरे जो उच्च वर्ग समाज था उस वक्त में, उनके विरोध के चलते फिर भी उन्होंने जो उन्हें करना था वो किया, दोनों ने एक दूसरे के सहयोग से। और उन्होंने बालिका विद्यालय भी खोले, वहां पर 3-4 बच्चों से शुरू किया विद्यालय, और धीरे 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 1 साल के अंदर ही वहां पे 100 से ज्यादा बच्चे एडमिशन हुआ बच्चों का। तो जो आसपास का उनका एरिया था, जो छोटे छोटे गांव थे वहां पर, तो उनसे लोग, महिलाओं ने उनसे प्रेरणा ली, उनको देखते हुए कि देखो ये इतनी हिम्मत है माता सावित्री बाई के अंदर, तो हम भी हिम्मत करें। तो महिलाओं को उन्होंने एक दूसरे से जोड़ा, उनका सहयोग किया, सामाजिक रूप से भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी। फिर हम देखते हैं कि जब उनको, जो विधवा हो जाते थे उस वक्त में, जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, तो उनको क्या कर, उनका बाल मतलब मुंडन कर दिया जाता था। वो उन्होंने उसका विरोध किया कि ऐसा नहीं होगा, तो उन्होंने अपना एक शेल्टर भी बनवाया महिलाओं के प्रति, जो कि महिलाओं के लिए शेल्टर भी तैयार कराया, कि जो उच्च वर्ग की महिलाएं भी उस शेल्टर में आके रहती थी, जिनको समाज हमारा तिरस्कृत कर देता है कि अब इनको घर में नहीं रखना है, अब इनको सती प्रथा की तरफ वो ले जाते हैं। लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया बहुत ज्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर, और उसमें उनके पति ने, उनके साथियों ने साथ दिया। और फिर उन्होंने क्या, ये वुमेन्स एम्पावरमेंट और एजुकेशन में उन्होंने बड़ा कार्य किया। और एक ब्रिटिश महिला रही है सिंथिया सिंथिया मैम ने उनको एक क्रांति ज्योति के नाम से भी
संबोधन किया कि माता सावित्री बाई एक क्रांति ज्योति के रूप में उभरी हैं इस समाज के उत्थान के लिए। और कई ब्रिटिश शासक मैंने उनका जीवन काल पढ़ा है पूरा, कई लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने भी उस वक्त उनका साथ दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा क्या है, भारत में जो उच्च वर्ग था उस टाइम पे बहुत ज्यादा कहते हैं ना, उसका वजूद था, बोलबाला था उच्च वर्ग का। तो जो निम्न वर्ग की महिलाएं, पुरुष, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। उनको मतलब महिलाओं को ही छोड़िए, जो पुरुष थे उस टाइम पर, उनको भी उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं था। अब ये चीज उनके दिमाग में थी कि हमें उच्च शिक्षा का लेनी है, तो ज्योतिबा फुले ने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किए और माता सावित्री बाई ने उनका हर कदम पे साथ दिया, एक दूसरे का उन्होंने पूरा सहयोग दिया और उनको अपने समाज से भी धीरे धीरे सहयोग मिला, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिला। और हमको उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने समाज को हम आज भी, जो इंटीरियर्स में लोग रहते हैं, उनका जीवन दर्शन को लोगों को बताकर, समझाकर, पढ़ाकर और आगे लाना चाहिए। जो महिलाएं अंदर हैं उनको घर से बाहर आना चाहिए, अपने समाज के लिए काम करना चाहिए और समझना चाहिए कि हम अभी भी है पिछड़ा हुआ, हमारा समाज जो आता है अभी भी, ऐसी बात नहीं है कि हम पूरी तरह से उठ चुके हैं। बहुत इंटीरियर्स में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि महिलाओं को पता ही नहीं है, जो अनएजुकेटेड महिलाएं जो घर में ही काम करती है उनको कुछ नहीं पता है। हमें उनको, उनकी शिक्षा के लिए हमको आवाज उठानी चाहिए, अपने समाज एक संस्था बनाकर, एक कमेटी बनाकर, जो जिस तरह से भी हो, वो हमें जितने भी मतलब अपने आप को मूल्यांकन करके हमें आगे आना चाहिए अपने समाज के लिए। और माता सावित्री बाई ने बाल प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और जो ये कुरीतियां थी समाज में, उनके सबके विपक्ष में उन्होंने पूरी आवाजें उठाई हैं और सभी महिलाओं ने उस वक्त में दिया है साथ उनका। बहुत मतलब विरोध के चलते उन्होंने सारी चीजें की हैं। स्कूल जाना, उनके लिए उनके ऊपर गोबर फेंकना, मतलब गंदगी फेंकना, फिर उनका दूसरे वहां पर जाकर कपड़े चेंज करके वापस फिर से मतलब बालिकाओं को पढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है सर। अगर आज उस टाइम पे अगर हम सोचे तो नहीं पॉसिबल है ये, लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई अपने समाज को उत्थान के लिए कि जो कोई नहीं कर सकता है। और माता सावित्री बाई को हमें शत नमन करना चाहिए कि उनकी वजह से हमें अनेक महिलाओं को प्रेरणा मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है। अपने घर में अगर हमारे साथ भी कुछ गलत होता है, हमारी सोसाइटी में कुछ गलत होता है, तो हमें आवाज उठाने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है हमें। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वुमेन राइट्स के ऊपर उन्होंने पूरा काम किया है। और अब प्लेग जैसी बीमारी में क्लिनिक खोला अपने बेटे के साथ मिलकर, पूरी सेवा की, लेकिन बस वो दुर्भाग्यवश वो खुद ही सी संक्रमित हो गई और उनकी डेथ भी हो गई। लेकिन हमें उनको याद करते हुए अपने समाज में कदम उठाना चाहिए, आगे आकर जो लोग इंटीरियर्स में रहते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए उनके उत्थान के लिए, क्योंकि कोई दूसरा माता सावित्री बाई हर सदी में नहीं जन्म लेंगी। हम ही सभी को मिलकर अपने समाज को इकट्ठा करके हम ही को ही काम करना चाहिए, प्रेरणा बनाकर। माता सावित्री बाई को अपने प्रेरणा, जीवन की प्रेरणा बनाकर हमको ये सारे काम हमें करने चाहिए। हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम ना अपनी विरोध में किसी को बोलने देंगे। अगर कोई हमारा विरोध करता है अच्छे कार्यों के लिए, तो हम मतलब पीछे नहीं हटेंगे और अपनी सही बात को सही मंच पर बोलने की हम अपना अधिकार समझते हैं, और ये हमारा अधिकार है सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम लोगों को आगे आना चाहिए और हमें उस बात का विरोध करना चाहिए जो हमारे विरोध में होता है। जो तो हमारे ये मैं समाज के लिए गलत है, तो हमें सबको मिलकर विरोध करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और बहुत अच्छी बात है। आज हमारे बीच में एक ऐसी महिला है जो आज के जमाने में किसी मायने में सावित्रीबाई फुले से कम नहीं है और जो इतना समाज के लिए काम दे रही, रात दिन आपका चिंतन जो है उसी काम के लिए चलता है, लगातार आप काम करती है दिन भर। आज आप कार्यक्रम में व्यस्त रही आदरणीय विद्या भारती जी, जो मध्य प्रदेश भोपाल से हैं, और मैं उन्हीं को इस विषय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि आपका विचार, आपका काम किसी मायने में सावित्रीबाई फुले से कम नहीं। जिस तन्मयता से, जिस तल्लीनता से आप लगी हुई है, निश्चित रूप से बधाई की पात्र है, प्रशंसा की पात्र है आदरणीय विद्या भारती जी। सभी को आज मेरी तरफ से माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी को अनंत मंगल कामनाएं। जो हमारी आज टीम के जो हमारे बीच में बैठे हुए लोग हैं, हमारे बीच में माननीय डॉक्टर जीपी कश्यप जी, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन हो रहा है। साथ में अभी हमारी बहन आशा प्रजापति जी ने अपनी बात रखी
हमारी छोटी बहन छवि कश्यप अभी वो हमको दिखाई नहीं दे रही हैं। साथ में राजीव चौधरी जी साथ में मौजूद हैं। आज सबको देख कर के चूँकि हम उन सब बातों को कहने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिस अस्तित्व को हम आज स्मरण कर रहे हैं, तो उसके प्रति मैं ऑनलाइन ही आप सबके माध्यम से कृतज्ञता ज्ञापित करूँगी, क्योंकि उनका ही वजूद मुझे इस मुकाम तक दुनिया के हर उस महिला को मुकाम तक पहुँचाया है, जो भारत की धरती में पैदा ली हैं। तो आप उसको दोहराएँगे, ये हमारी एक परंपरा होनी चाहिए कि हम जिसको स्मरण करते हैं, जो हमारा प्रेरणा स्रोत होता है, हम उसे स्मरण करते हैं। हे माता सावित्रीबाई फुले, हे माता आपकी सावित्रीबाई अनुकंपा फुले, से आपकी आपकी अनुकंपा अनुकंपा से से हमें आपकी अनुकंपा से हमें पढ़ने लिखने का अधिकार, पढ़ने लिखने का पढ़ने लिखने का अधिकार, अच्छा जीवन जीने का अधिकार अच्छा जीवन जीने का अधिकार जीने का अधिकार मिला है। मिला है। इसके लिए आपको धन्यवाद। इसके लिए इसके आपको लिए धन्यवाद। आपको धन्यवाद। आपके प्रति हमारी कृतज्ञता है। आपके प्रति आपके प्रति हमारी कृतज्ञता। कृतज्ञता है। अब मैं अपनी बात शुरू करूँगी। महामनो तथागत बुद्ध के भारत के अद्भुत मसीहा का नारी मुक्ति के जन्मदाता बी.आर. अम्बेडकर साहब जी के चरणों में सत-सत नमन करते हुए और आज भारत देश में जन्म लेकर के सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में तो पैदा हुई, लेकिन पूरे भारत की धरती के नारियों के को शिक्षा का जीवन अमृत देने वाली माता सावित्रीबाई फुले और उनके जीवन साथी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के चरणों में वंदन करते हुए ओबीसी समाज में जन्मे हमारे बीच में आरक्षण के जन्मदाता रिप्रेजेंट को समझने वाले छत्रपति साहू जी महाराज के भी चरणों में वंदन करते हुए मैं आज उस ऐतिहासिक व्यक्तित्व का स्मरण करना चाहती हूँ जो माता सावित्रीबाई फुले के रूप में इस भारत की धरा पे जन्म लिया। हालांकि बहुत बड़ी विडंबना है इस भारत के ऐतिहासिक चीजों में जो आज तक माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी के साथ में न्याय नहीं कर पाया। इस भारत का इतिहास, यहाँ का समाज। अगर मैं शिक्षिका के रूप में इस अपनी भूमिका निभा रही हूँ और कोई इस बात के लिए मुझे प्रेरित करे कि आप द्रोणाचार्य पुरस्कार के से सम्मानित किया जाए, तो मैं सहर्ष इस बात का इनकार करूंगी कि मुझे आप द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं, इस भारत की धरती में कोई भी शिक्षक या शिक्षिका अगर उस तरह से कार्य करते हैं या करती हैं, तो उन्हें माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का सम्मान प्राप्त होना चाहिए, जो एक जीवन को दिशा प्रदान करने का सबसे बड़ा काम करेगा। बहनों, भाइयों, अब हम सभी उनके जीवन दर्शन पे आप सभी ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं। जिसको जितना समझ होती है, जिसकी जितनी अपनी कहना चाहिए कि स्टडी होती है, वो अपने अनुसार उतनी बातें रखता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हम जिस ज्ञान को अपने जीवन में, चाहे वो कोई भी महापुरुष हो, चाहे वो बाबा साहेब हों, तथागत बुद्ध हों या माता सावित्रीबाई फुले हों, अगर उन्हें हम अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, आदर्श मानते हैं, तो सबसे बड़ी बात होती है कि उनके आदर्शों को, उनके विचारों को हमने अपने जीवन की पन्नों में कितना प्रतिलिपि में, कितना अपने जीवन में लागू किया। अगर हम उनको सिर्फ जयंती मनाकर, उनकी बातों पे परिचर्चा करके, अगर हम उनके रास्ते पे नहीं चलते हैं, तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम उनका स्मरण करें या उनकी बात करें, क्योंकि हम उनको स्मरण करके हम खुद कृतज्ञ हो रहे हैं। उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उस दुनिया में वो आए और अच्छा कार्य करके वो चले गए। वो ये बात देखने नहीं आ रहे हैं कि मुझे मेरी जयंती कौन मना रहा है, कौन मना नहीं रहा है, कौन मुझे मेरी आलोचना कर रहा है और कौन मेरी पूजा कर रहा है। उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है, पहले भी नहीं सरोकार था। क्योंकि कोई भी इस धरा पे अगर महापुरुष पैदा होता है, तो उसे अच्छे और बुरे बातों से कोई सरोकार नहीं होता। वो अपना रास्ता स्वयं बनाता है और तय करके इस दुनिया से चला जाता है, कुछ अच्छे कार्य करके। इसमें हमारे बीच में माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी का उद्भव हुआ।
आपको बहुत सारी बाकियाँ होंगी। जब तक जीवन में कोई परिवर्तन कैसे होता है साथियों? सबसे बड़ी बात होती है जब तक हमारे साथ परिस्थितियाँ नहीं होती हैं, तब तक संघर्ष नहीं होता जीवन में। परिस्थितियाँ ही इंसान के जीवन को प्रखर बनाता है। मैं इस बात के लिए मानती हूँ कि ज्योतिबा फुले ने माता सावित्रीबाई फुले अभी जैसे छवि कश्यप जिस बात को बोल रही थी कि ज्योतिबा फुले ने विशेष योगदान दिया। आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते हो, सुधरना नहीं चाहते हो, तो आपका चाहे वो पिता हो या पति हो या कोई भी हो, सुधार नहीं सकता। माता सावित्रीबाई फुले के भीतर खुद एक जिज्ञासु प्रवृत्ति की, पढ़ने, लिखने, समझने की बात को समझने वाली वो एक महिला हुई, जिन्होंने ज्योतिबा राव के पद चिन्हों पर चल करके स्वयं को शिक्षित किया और उनके कार्यों में मदद किया। मैं इस बात को पूरी तरह सहमत हूँ कि किसी भी पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है और किसी भी स्त्री के बढ़ने के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है। लेकिन तथागत बुद्ध कहते हैं, "अत्त दीपो भव", अपने दिए अपने प्रकाश स्वयं बनो। अगर आपको कोई पढ़ाना चाहे और आप नहीं पढ़ना चाहें, तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। लेकिन मुझे इस बात की स्वयं की इच्छा जागृत हो जाए कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे अपने समाज में कुछ नया करके जाना है इस धरा से। तो उस कार्य को मैं स्वयं लगन से, दृढ़ निश्चय से करना स्टार्ट करूँगी। यही बात माता सावित्रीबाई फुले में थी। ज्योतिबा राव फुले एक वाहक थे। अगर उनके अंतर्मन के व्यवहार को समझा, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, ज्योतिबा राव फुले के जीवन में क्रम तो चल ही रहा था, वो सामान्य जीवन जी रहे थे, खेतीहर थे, पढ़ाई 10th क्लास तक उन्होंने करी थी, अंग्रेज़ों का शासनकाल था, उन्होंने अंग्रेज़ों के स्कूल से विद्या अध्ययन किया था, पढ़ाई कर ही रहे थे। माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि को देख कर के वो प्रेरित होती थी और ज्योतिबा राव फुले इस बात को उन्होंने समझा, चूँकि दोनों की उम्र बाल्यावस्था में थी। जब शादी हुई तो 13 साल के थे ज्योतिबा राव फुले जी और माता बाई फुले 9 साल की थीं। दोनों खेलने के बाल्यावस्था की उम्र में थे, दोनों का व्यवहार दोस्ताना था। जैसे सामान्य बच्चे खेलते-कूदते काम का धाम करते हैं, वैसे उनका व्यवहार था। तो भाई-बहन की तरीके से वो भले पति-पत्नी थे, लेकिन उस तरह से इस बात को समझा और एक-दूसरे को कोऑपरेट किया। तो माता सावित्रीबाई फुले ने अपने आप को पढ़ने में लगाया और ज्योतिबा राव फुले जी स्कूल से जो पढ़ के आते थे, तो उन्होंने उनको घर पे ही धरती पे रेत पर उनको लिखना-पढ़ना सिखाया, कलम की डाली को बना करके। पहले तो उन्होंने धरती पे पढ़ना-लिखना सिखाया, फिर लकड़ी का उन्होंने पनडुब्बी बना कर के सिखाया। तो जो साधन-संसाधन उस टाइम पे थे, जो ज्योतिबा राव फुले जी ने मुहैया कराया और माता सावित्रीबाई को पढ़ना-लिखना सिखाया। सबसे बड़ी बात ये है, इस आंदोलन का उदय कैसे होता है? चूँकि दोनों सामान्य जीवन जी रहे थे, तो डायरेक्ट किसी भी जीवन में परिवर्तन नहीं होता। भाई कोई सामान्य जीवन जिएगा, पढ़ेगा-लिखेगा, उसको लगेगा मुझे अपना कुछ कार्य जीवन चलाने के लिए करना चाहिए। लेकिन इतने बड़े सामाजिक आंदोलन के प्रणेता वो क्यों बने? ऐसे जीवन में क्या परिस्थितियाँ आईं? इसके लिए परिस्थितियाँ उनके जीवन में अनुकूल नहीं थी। जब माता सावित्रीबाई फुले आज से 170 साल पहले पढ़ाई-लिखाई की शुरुआत करी, इस भारत की धरा पर महिलाओं को पढ़ना पाप माना जाता था। स्त्री शूद्रो नाधियताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। इवन आज जो सवर्ण क्लास जनरल कोटे की जो महिलाएँ हैं, उनको भी पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं था। बाल विवाह, सती प्रथा, छुआ-छूत और जीवन की जितनी आक्रामक क्रूरताएँ इस समाज में आज भी कहीं-कहीं छवि दिखाई देती है, वो पूरी तरह से उस समय पर समाज में विद्यमान थी। और जब उस समाज में विद्यमान थी तो उन बेड़ियों को तोड़ना, उनसे बाहर निकल कर के एक बेहतरीन वर्क करना, ये बहुत बड़ा उनके लिए दुस्साहस का कार्य था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इन दोनों कार्य के पीछे उनके दृढ़ निश्चयी होने का सबसे बड़ा हाथ था। महात्मा ज्योतिबा राव फुले के जीवन में सबसे बड़ी बात ये हुई, वो एक ब्राह्मण मित्र के यहाँ पर विवाह में गए हुए थे और उन ब्राह्मणों ने, सामंतशाही सोच रखने वाले लोगों ने, एक ओबीसी समाज जो आज ओबीसी कहा जाला था, कल के वो माली समाज में पैदा हुए, उनका उन्होंने अपमान किया, तिरस्कार किया कि एक ब्राह्मण की बारात में एक काछी समाज का, माली समाज का व्यक्ति कैसे आ सकता है? तुमने इस मित्र को कैसे बुलाया? बहुत बात हाथापाई किया गई। जबकि उनके पिताजी ने इस बात को भी मना किया था कि तुम मत जाओ और यह उनका सबसे बड़ा जो मानसिक अत्याचार हुआ, वो अपने आप में दुखी रहने लगे। उनको ये लगने लगा कि इस धरती में हर मनुष्य समान विचार में, समान रूप में पैदा होता है, लेकिन सबको ऊँच-नीच क्यों माना जाता है? अगर मेरे साथ ऐसी स्थिति है,
तो और दूसरे भाइयों के साथ भी ऐसी स्थिति थी। इसी उधेड़-बुन में वो लगे हुए थे और इस बात को माता सावित्रीबाई फुले के सामने उन्होंने आकर के बताया कि ब्राह्मण समाज के आज मित्र के शादी में मैं गया हुआ था और आज मेरा घोर अपमान हुआ। मेरे अंतर्मन मुझे गवाही नहीं दे रहा है कि मैं कैसे इस बात से निजात पाऊँ। और उसी बात को माता सावित्रीबाई फुले कहती हैं कि आप तो एक दिन के अपमान में इतना टूट गए। यहाँ तो प्रतिपल, हर समय, हर क्षण एक ऐसा तबका है जो अछूत है, दलित है, जिसको स्पिरिट क्लास कहा गया, उसका तो पल-पल अपमान होता है। एक वाकया और घटता है। जब ज्योतिबा राव फुले हुए सोचते हुए इस बात को जा रहे थे, तो उन्होंने शूद्र समाज की महिलाओं को जो पीछे झाड़ू बाँध करके पेशवाई व्यवस्था का शासनकाल के समय की बात है, उसका दौर चल ही रहा था और महिलाएँ झाड़ू बाँध करके, गले में हांडी बाँध करके खिलखिलाती हँसती हुई पानी भरने जा रही थी। ज्योतिबा राव फुले ने देखा, इतनी व्यापक, इतनी विषाक्त स्थिति इस समाज में है, तो उन्होंने अपने अपने आप जो उनके मन में बुरे ख़्याल आ रहे थे, उसको त्याग करके उन्होंने इस बात के लिए अपने मन में संकल्प लिया और बीड़ा उठाया कि मैं इस देश में जाति व्यवस्था को धराशायी करके और इस व्यवस्था को परिवर्तित करके मैं रहूँगा। इस बात को उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले से प्रेरणा लेकर के दोनों एक-दूसरे से इस बात की सहमति बनाई, एक-दूसरे ने इस बात के बारे में चर्चा करी। फिर उनका दौर है कि अब हमें किस कार्य को किया कैसे जाए। जब-जब मनुष्य अच्छे कार्य की तरफ अग्रसर होता है, सामाजिक कार्य की तरफ जाता है, पुराने लकीर को मिटा करके एक नया रास्ता बनाता है, तब ज़रूर चाहे वो घर का विरोध हो या समाज का विरोध हो, सभी जगह सामना करना पड़ता है साथियों। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पहला विरोध तो उनके पिताजी ने शुरू किया, चूँकि वो पढ़ रहे थे और उनकी पत्नी को भी वो पढ़ा रहे थे, माता सावित्रीबाई फुले को भी। तो सबसे बड़ा विरोध तो यही था कि वो पढ़ाई कर रहे थे। और दूसरी बात, उनके पिताजी ने जब इस बात को सुना कि ये कुछ और अलग कार्य करने जा रहा है, तो वो अपने घर में सीधे उन्होंने मना कर दिया कि तुम मेरे घर में कदम नहीं रखोगे, तुम शास्त्रों के विपरीत, व्यवस्था के विपरीत कार्य कर रहे हो, तुम मेरे घर में नहीं आ सकते हो। तो उस समय पर आज जो हमारा मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा तबका है, उसमें जन्मे हुए फातिमा शेख, उस्मान शेख को मैं दिल से अभिनंदन करना चाहूँगी कि जब-जब माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले का नाम याद आएगा, तब तक उस्मान शेख और फातिमा बीवी का नाम ज़रूर हमारे ज़ेहन में आना चाहिए। अगर वो दोनों नहीं होते और दोनों घर नहीं देते, अपने घर में ठहरने की व्यवस्था नहीं देते माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले को, तो शायद वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाते। उस्मान शेख उनके सामने आए और उन्होंने बोला, "ज्योतिबा, जिस कार्य को तो आप करना चाहते हो, मैं आपका सहयोगी हूँ। हे सावित्रीबाई बहन, मेरी जो ये पत्नी है, मेरी वाइफ़ है, ये भी आपका सहयोग करेंगी।" फातिमा शेख और उस्मान साहब ने मिलकर के अपना घर दिया, एक कोठरी दी और उन्होंने जीवन भर जब तक उस्मान शेख और फातिमा जी रहीं, माता सावित्रीबाई साहब का सहयोग करते रहे और उनके स्कूलों में फिर सबसे बड़ी दौड़ चली। अब क्या किया जाए? किसको पढ़ाया जाए? क्योंकि माता सावित्रीबाई सबसे बड़ी व्यवस्था के उल्टे गंगा बहाने का काम जो आप नाम सुनते हो, वो चल रहा था समाज में। तो ये गाँव के जो वहाँ की पंचायती व्यवस्था थी, जो वहाँ पर फरमान जारी किए जाते थे, उन लोगों ने सभा बुलाई कि भाई पहली बार समाज में कोई शूद्र महिला पढ़ाई कर रही है, ओबीसी की महिला जो आज कही जाती हैं, वो पढ़ाई कर रही है, जो हमारी व्यवस्था के कानून के खिलाफ है। इससे तो बारिश नहीं होगा, देश में अकाल फैल जाएगा, लोग भूखों मरने लगेंगे। गलत-गलत धारणाएँ उनके पिताजी के और उनके समाज के लोगों के बीच में उन्होंने फैलाया। जब इस धारणा को उन्होंने फैलाया, तो माता सावित्रीबाई फुले को जब उन्होंने हतोत्साहित करना चाहा, ज्योतिबा राव फुले को जब उन्होंने इस व्यवस्था के लड़ने के खिलाफ हराना चाहा, तो उन्होंने एक बुनियादी तरीके से पहले उन्होंने सोचा कि ये इस काम को कैसे छोड़ दें। तो उनको समाज में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, सारे ब्राह्मण गाँव में इकट्ठे होकर के और इस बात के लिए पंचायत जारी किया कि अगर ये सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले अगर ये पढ़ाना चाहते हैं, तो इस गाँव में नहीं रहेंगे और ये व्यवस्था के विपरीत काम कर रहे हैं। और इससे महिलाएँ पढ़ती हैं और ये महिलाएँ पढ़ाना शुरू करेंगे, तो पहली बात तो वो विधवा हो जाएँगी, छोटी लड़कियाँ विधवा हो जाएँगी, लोगों के पति मर जाएँगे, उनकी शादियाँ नहीं होंगी। इस तरह के ऐसे गलत अफ़वाह समाज में उन ब्राह्मण मनुवादी व्यवस्था के जो पोषक थे, उन्होंने प्रचलित किया। अब सबसे बड़ी बात ये है, माता सावित्रीबाई फुले ने इस बात का दृढ़ता से जवाब दिया। कैसे? सारी सभा लगी हुई थी, सभा में सभी लोग उपस्थित थे। ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्रीबाई फुले आपराधिक मान करके उन्हें सभा में बुलाया गया
और फिर भी अपनी दृढ़ता और निडरता की प्रतीक माता सावित्रीबाई फुले समाज के बीच में उठी और उन्होंने बोला, हे सभासदों, मैंने आपकी बात को बड़े गौर से सुना है। यदि महिला बड़े गौर से सुना है, इसलिए मैं इस बात का उत्तर देना चाहती हूँ। आपने कहा है यदि महिला पढ़ लेती है तो उसे पाप लगता है। तो अगर ये महिला पढ़ लेती है तो उसे पाप लगता है, तो वो महिला विधवा हो जाती है, क्योंकि उसका पति मर जाता है। मैं एक नहीं, मैं तो अपने जीवन में दोनों 2-2 पाप कर रही हूँ। क्या कौन-कौन से दोनों पाप कर रही हूँ? पहला पाप तो यह है कि मैं स्वयं पढ़ी-लिखी हूँ और दूसरा पाप यह भी है कि मैं लड़कियों को पढ़ा रही हूँ। 2-2 पाप करने के बाद भी मैं सुहागिन हूँ, क्योंकि मेरा पति आपके सामने ज़िंदा खड़ा है और 2-2 पाप करने के बाद भी मैं विधवा नहीं हुई हूँ, तो जिसकी शादी हुई ही ना हो, छोटी-छोटी बच्चियाँ भला विधवा कैसे हो जाएँगी? और यह पाप कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे इस आदेश को नकारती हूँ। ये इस देश की विकृत व्यवस्था का बुनियाद हिलाने का बहुत बड़ा दुस्साहस था। आप इस बात को अच्छे से समझेंगे जब-जब इस दुस्साहस की बात याद आती है, इस दृढ़ निश्चयता की बात याद आती है, तब-तब हर महिला को अपने अंदर के अंतर्मन को झकझोरने वाला कार्य होता है साथियों। ये बहुत बड़ी व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा अध्याय था, जो माता सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया और आपको बताना चाहूँगी, इस देश में सवर्ण महिलाओं के पढ़ने की शुरुआत भी माता सावित्रीबाई फुले ने अपने स्कूल से करी। उनके लिए स्टाइपेंड की छोटी व्यवस्था भी करी। उन्होंने हंटर कमीशन से बात करके कि मतलब लोग कुछ लालच से ही सही अपने बच्चों को पढ़ने तो भेजें लड़कियों को। उन्होंने इसके लिए बात भी किया। तो पहली बार ब्राह्मण घराने के जो सबसे ज़्यादा विरोध करते थे, उनकी लड़कियों को लालच दे करके और अपने विद्यालय में उनको छात्रा बनाया। इस दुनिया का ये भारत की धरती में जो आज अपने आप में सबसे यहाँ पर मुझे अंगद सिंह का वो आ रहा है कि आपको सुनने का हमें भी मौका दें, मैं आपको ज़रूर मौका दूँगी, क्योंकि मुझे बोलने के लिए कहा गया है। तो मुझे कश्यप जी इस बात के लिए इन्फॉर्म करेंगे, तो मैं इस बात को मान जाऊँगी और मुझे बोला गया है, पहले से ही बताया जी, गया था कि मुझे कहना है। कंटिन्यू जारी रखिए। वो व्यूअर हैं, कुछ हाँ। कहते हैं, वो ध्यान दिया जाए। जी, जी। तो प्लीज़ कंटिन्यू। मैं समय का पूरा ध्यान रखूँगी, आयोजक के जी, आदेशानुसार। तो जी, सबसे बड़ी व्यवस्था परिवर्तन के जो सबसे बड़ा कुठाराघात था, वो वज्रपात था इस सड़ी गली व्यवस्था को ठुकराने के लिए। सबसे बड़ी बात और माता सावित्रीबाई फुले ने यहाँ तक नहीं रुकी, एक स्कूल खोलने में ही दम नहीं लिया। दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर के, दोनों जीवन साथियों ने मिलकर के कल उस समय पर 18 स्कूलों से ज़्यादा उन्होंने स्कूल बनाए। उस समय पर सबसे पहली उन्होंने शुरुआत काहे की करी? जो आज आप बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत उन्होंने उस ज़माने में करी। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पर हॉस्टल्स बनाए उन्होंने और सबसे बड़ी बात जो आज हर महिला को कहना चाहिए कि इतनी विरोध सहने के बावजूद भी हम सब महिलाओं को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि अगर हम अपने घर पे इतने बेहतरीन तरीके से सुविधा युक्त जीवन यापन करते हैं और अच्छा ड्रेस पहनते हैं, तो हमको तो उस नए ड्रेस के प्रति कृतज्ञता उस माता सावित्रीबाई फुले के प्रति करना चाहिए कि हे माता सावित्रीबाई फुले, अगर आप नहीं होती, तो इस तरह सुंदर वस्त्र पहनने का अधिकार हमें नहीं होता। हमें हर वक़्त, हर पल, हर एक लड़की को, हर एक महिला को इस बात का स्मरण करना चाहिए और उनके इतिहास को जानना चाहिए, पूरी तरह से समझना चाहिए, गहराई से अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आधा-अधूरे अज्ञानता में हम कोई चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जब आप उनके संघर्ष, उनके योगदान को पढ़ेंगे तो आपके मन में पीड़ा जागेगी, तो आपका मन आपको रुकने नहीं देगा, आपके कदम उठ ही पड़ेंगे, चल ही पड़ेंगे, कुछ न कुछ आप करने ही लगोगे। तो सबसे बड़ी बात ये है, उन्होंने महिलाओं के प्रति बहुत बड़ी और ज्योतिबा फुले जी का तो बहुत बड़ा योगदान है ही। उन्होंने पल-पल पर अपने हस्बैंड के साथ में मिलकर के दोनों ने उनका कार्य बँटा हुआ नहीं था कि ज्योतिबा राव अलग कार्य कर रहे हैं, माता सावित्रीबाई अलग कार्य कर रही हैं। दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे थे, दोनों मिलकर के कर रहे थे। ये सबसे बड़ी बात थी, उनके कार्य नहीं बँटे हुए थे। वो बहुत अच्छी कवयित्री भी थी, लिखती भी थी, विचारक भी थी। समाज की व्यवस्था के परिवर्तन को उनको कब, क्या, कैसे निर्णय लेना है, उसपे वो बहुत अड़िग और बहुत सजग रहती थी। वो बुद्धिमत्ता की बहुत बड़ी प्रतीक थी। इस बात को हमें भी ज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे महिलाओं को, हमारे समाज के इस भारत की धरती में जो-जो महिला पैदा होती हैं, उन सबको इस बात के लिए चाहे वो पायलट बने, चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पीएम बने, सीएम बने,
हर व्यक्ति, हर महिला के प्रति उस माता सावित्रीबाई फुले का योगदान है, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि माता सावित्रीबाई फुले ने अगर नहीं होती तो हम नहीं होते, हमारा कोई वजूद नहीं होता। तो साथियों, माता सावित्रीबाई फुले का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अब एक बहुत बड़ा काम मैं बताती हूँ, सती प्रथा को राजा राम मोहन के आंदोलन के बाद भले वो चरम पे नहीं रहा हो, लेकिन महिलाओं की स्थिति जैसे आज कहीं न कहीं उसकी छवि दिखाई देती है, पहले तो बहुत ही बदतर थी, नहीं सुधरी थी। उन्होंने पता है कितना बड़ा सूत्रपात किया? उन्होंने ये सोचा कि अगर महिलाओं के बाल बना दिए जाते हैं, अगर महिलाओं को अगर सर के बाल उतार दिए जाते हैं और उनके घर परिवार में इस तरह की स्थिति पैदा होती है कि उनको सर के बाल निकालने ही पड़ते हैं, उनको नर्क वाली ज़िंदगी जीनी ही पड़ती है, तो वो उनके परिवारों को तो समझा नहीं सकती थी, क्योंकि महिलाओं के लिए पुरुषों की मानसिकता थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, सामाजिक मानसिकता अच्छी नहीं थी। तो इस बात पे कोई सरोकार नहीं रखता था, समाज का कोई भी पुरुष, कोई भी महिला उसको उस बुरी स्थिति का सामना करना ही पड़ता था। तो महिला को बाल ना उतारे जाएँ उनके सर से, बाल ना काटे जाएँ, उनको टकले नहीं किए जाएँ, उनके सर को मुंडे नहीं किए जाएँ, इसलिए उन्होंने नाइयों की सभा बुलाई। सारे नाइयों की सभा बुलाई और उन्होंने इस बात को नाइयों में समझाने में वो कामयाब रहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये थी उनका रोज़गार भी मारा जा रहा था। सामंत शाही व्यवस्था के खिलाफ वो जा भी नहीं सकते थे, चूँकि शूद्र समाज में नाई का भी अपने आप में एक स्थान रहता है, तो वो सेवा वाले ही क्षेत्र में आते थे। तो ऐसी वो विडंबना का सामना नहीं कर पाते। फिर भी माता सावित्रीबाई फुले ने लोगों को समझाने में कामयाब रही, जो वहाँ के नाई समाज के लोग थे, उनकी यूनिटी बनाई और इस बात के लिए सबको समझा सकीं कि कोई भी आप उनके सर के बाल बिल्कुल नहीं निकालेंगे, चाहे उनके परिवार के लोग उनको कितने ही बार क्यों ना आपको बोलें, किसी भी प्रकार के कितने भी लालच लोग देकर के पैसे दें। इस बात के भी लिए उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले ने समाज के लोगों को तैयार किया। इसके बाद कोई एक दिशा में उन्होंने कार्य नहीं किया। जितने जैसे महिला समाज की स्थिति जैसे विधवा होने के बाद उसके परिवार में इतनी बदतर हो जाती थी, वो हर प्रकार के पुरुषों के शोषण का शिकार होती थी, कई बार प्रेग्नेंट हो जाती थी। आपको काशीबाई का नाम भी याद आएगा। एक बार ये बात भी हुई थी, ये वाकया उनके जीवन में घटा। उनके पास खुद के उन्होंने स्वयं बच्चे समाज के उत्थान के लिए खुद अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, बच्चे पैदा नहीं किए, लेकिन समाज को उन्होंने अपना बच्चा स्वीकार करके और अपने बच्चों के तरीके से व्यवहार किया। एक वाकया आज भी याद है, एक काशीबाई नाम की ब्राह्मणी महिला थी, जिसके परिवार के लोग माता सावित्रीबाई फुले का बहुत बदतर विरोध करते थे। वही सबसे ज़्यादा कीचड़ फेंका करते थे उनके जाते हुए रास्ते में, स्कूल में। फिर भी माता सावित्रीबाई फुले काशीबाई की स्थिति को समझा, वो आत्महत्या करने पे जा रही थी। जब उसने अपनी स्थिति को बताई, वो प्रेग्नेंट थी, विधवा प्रेग्नेंट थी, उसके साथ ज़्यादती की गई थी, तो माता सावित्रीबाई फुले उस लेडी को अपने घर लेकर के आई और पहली बार मतलब ये बहुत बड़ा एक वाकया है, उसे समझना चाहिए कि माता सावित्रीबाई फुले ने उसकी स्वयं प्रसूति कराई, उसके बच्चे के स्वयं नाल भी काटे। ये भी इतिहास का बहुत बड़ा वो है और उसके बेटे को जो यशवंत राव नाम रखा उनका और उसे गोद लिया, दत्तक गोद लिया, बाद में उसको डॉक्टर बनाया पढ़ा-लिखा करके। ये जो अभी शेल्टर होम खोलने की बात की जा रही थी कि उन्होंने इतने सारे जगह खोले, तो उन सब सारे दिशाओं पे उन्होंने काम किया। उन बच्चे जब प्लेग महामारी फैली थी, आपको मालूम होगा, उस समय की बात है, तो माता सावित्रीबाई फुले अपने पीठ कंधों में लाद करके रोगियों को शेल्टर होम, इलाज घर तक पहुँचाया करती थी और खुद उनकी सेवा रात-दिन करती थी, जबकि वो प्लेग महामारी थी, इस बात से जाना जा रहा था कि इससे कुछ भी हो सकता है, इससे प्लेग फैल सकता है, संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपने आप को मतलब वो डरी नहीं, अपने जीवन का उन्होंने बिल्कुल वो नहीं किया कि मैं इसमें से मेरा नुकसान हो सकता है और एक जो सबसे बड़ा सख्त विरोधी पंडित था, उसका बेटा प्लेग से पीड़ित हो गया और वो उसके घर में गईं और उसके घर में जाने के बाद उसके बेटे को उन्होंने खुद से अपने कंधे पे लाद करके 2 लोगों के साथ मिलकर वो लेकर के आई और उसी समय पर वो पीड़ित हो गई प्लेग की बीमारी से और इस दुनिया में उनके लिए वो सबसे बड़ा कारण बना। तो उनका जीवन दर्शन क्या है मेरे साथियों, मेरे भाइयों-बहनों, ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन हम सबसे बड़ी बात है कि हमको जो नारी का हम बार-बार वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पुरुषों से बात करते हैं, पुरुष महिलाओं से अधिकार माँगती हैं, महिला पुरुष से अधिकार माँगते हैं। लेकिन ये ये एक उसका सवाल है, भागीदारी का, प्रतिनिधित्व का सवाल है। इसमें हम सभी जन लिंग भेदभाव से हट कर के होना चाहिए
और इसमें माता सावित्रीबाई भी लिंग भेद में कभी उन्होंने विश्वास नहीं किया, किसी को पुरुष किसी को महिला ना मान करके एक व्यक्तित्व मान करके उन्होंने कार्य किया। तो पहली बात तो हमको वुमेन एम्पावरमेंट की बात अगर हम वो पुरुष के लिए भी उद्धारक थी और महिलाओं के लिए भी उद्धारक थी। वो पूरे एक कोई मसीहा होता है, किसी लिंग को देख करके, जातियों को देख करके धर्म को देख करके कार्य नहीं करता है। कोई भी मसीहा महापुरुष इस धरती में आता है, तो वह अपने उद्देश्यों के प्रति सजगता से, निष्ठा से कार्य करता है, चाहे वो किसी वर्ग का वो कोई भी पुरुष हो या महिला हो, बच्चा हो, बच्ची हो, इससे कोई उससे मायने नहीं रखता। अब सबसे बड़ी बात ये है, अगर माता सावित्रीबाई फुले ने विपरीत परिस्थितियों में होकर के अगर उन्होंने इस समाज की व्यवस्था को बदलाव करने के लिए परिवर्तन किया, उसको उन्होंने वहां से हटाया, सब अपने लोगों से निजात दिलाया, तो क्या हम उनके रास्ते पे चल पा रहे हैं? क्या हम उनको अपना बना पा रहे हैं? क्या उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा बन पा रही है? अभी मुझे सारे लोग यही कहते हैं, अभी आज मेरा आप लोगों से अवगत करा देना चाहती हूँ थोड़ा-सा। आज पूरे दिन मेरे 2-3 प्रोग्राम थे, माता सावित्रीबाई फुले की जयंती थी। हालाँकि मैं स्पीकर होती हूँ, कई बार मैं जाती हूँ दूसरे बड़े प्रोग्रामों में, लेकिन मैं पूरी अब कोशिश करती हूँ कि मैं बड़े प्रोग्रामों की स्पीकर ना होकर के, मैं उन बच्चों के बीच में बैठूँ और उनके बीच में उस बीज बोने का काम करूँ। आज हमारे निःशुल्क कोचिंग क्लासेस भोपाल में करीबन हमारे पास 8 से 9 कोचिंग क्लासेस है, जिसमें से निःशुल्क कोचिंग क्लासेस हैं, 225 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और अभी 2 क्लास के बच्चे तो अभी 12 या 13 दिन के बीच में ही अभी उन लोगों ने लिया है एडमिशन, 2 चालू हुए हैं और उन बच्चों के इतने बेहतर परफॉर्मेंस, एक लड़की थी अमीषा यादव, उसने तो माता सावित्रीबाई फुले के बारे में हमने उसको पढ़ाया भी नहीं, समझाया भी नहीं, हमारे टीचर्स भी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना बेहतरीन प्रेजेंट किया कि जितना मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ, बेहतरीन शब्द लैंग्वेज उसकी इतने अच्छे अंदाज। तो हम क्या दे पा रहे हैं अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों को? क्या हम उस हिस्ट्री को बता पा रहे हैं? क्या हम अपने मतलब जो भी श्रद्धा, हमारी श्रद्धा और समर्पण है अपने महापुरुषों के प्रति हम सही भाव में, मायने में दे पा रहे हैं क्या? अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस जयंती को मनाने के कोई अधिकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हम उसके कार्य, उनके दिशा निर्देशन और उनके जो सूत्र है, उस पे दिए गए हैं, उस पे हम आगे बढ़ें, चलें, चिंतन करें। उन्होंने क्या सूत्र दिया है, सिर्फ हम अपना बात नहीं, उन्हीं की बात मान ले। अपने ज्यादा बुद्धिमान बनने की हमें जरूरत, इतनी बुद्धि थी हमारे महापुरुषों में, इतनी बुद्धिमत्ता थी कि अगर वो बस मेरा लास्ट ही है कि अगर हम उसे आगे सोच लें, उस रास्ते पे चलना स्टार्ट करें, तो बहुत बड़ी बात होगी। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना है और मैं कोशिश करती हूँ, आप सभी महिलाओं से विशेष निवेदन करती हूँ कि हम अपने को महिलापा छोड़ देना चाहिए। हमारा पुरुष व्यक्तित्व ऐसा, हमारा अंदर का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, वो महिला और पुरुष से ऊपर उठ करके होना चाहिए। और हम कोई भी कार्य, अगर महिलाएं पायलट चला सकती हैं, पायलट बन सकती हैं, हवाई जहाज उड़ा, लड़ाकू विमान उड़ा सकती हैं, तो समाज के उत्थान में अपनी सहर्ष भागीदारी भी निभा सकती हैं। जब तक महिलाएं इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी नहीं निभाएंगी, आगे नहीं आएंगी, तब तक हमारे महापुरुषों का आंदोलन कभी सफल नहीं होगा। पुरुषों के अकेले आंदोलन चलाने से ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम सभी अपने महिलाएं जितने हैं और जितने पुरुष हैं, एक दूसरे के भाव और विचारों में समानता रखते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए और उनके सारे चीजों को स्मरण करते हुए हर दिन हमें सावित्रीबाई फुले जी की जयंती को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और रोज याद करनी चाहिए। हमारे वो महापुरुष है, जिस तरह आप भगवान को याद करते हो, मैं कभी सरस्वती माता को, तो मेरे लिए उनका कोई, लेकिन आज मैं सावित्रीबाई फुले के प्रति अगर मैं कोई भी अगर पेन और कलम लेकर के बैठती हूँ, तो इस बात से मेरे मन से कृतज्ञता निकलती है, माता सावित्रीबाई फुले, आपकी ही वजह से मुझे पढ़ने, लिखने, सोचने, समझने और अच्छा जीवन जीने का अधिकार मिला है। आप सभी ने मुझे बहुत अच्छे से सुना है। सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सावित्री, जय फुले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से प्रस्तुत किया उनका जीवन दर्शन। और एक बात जो है, ये निकल करके नेतृत्व निर्माण किया, क्योंकि उन्होंने शिक्षा से प्रारंभ किया, क्योंकि शिक्षा से बुद्धि, बुद्धि से विवेक, विवेक से न्याय, न्याय से निर्णय और निर्णय से नेतृत्व बनता है। उन्होंने महिलाओं में, पुरुषों में, खासकर दबे कुचले वंचित समाज सहित पूरे समाज में नेतृत्व निर्माण करने का काम किया, शिक्षा की ज्योति जगाकर। और मैं राजीव जी को भी आमंत्रित करता हूँ। राजीव चौधरी जी, आप भी अपना विचार रखें, आप हमारे विद्यार्थी हैं और आप सामाजिक कार्य में बहुत रुचि रखते हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ, आप भी अपने विचार रखें माता सावित्रीबाई फुले के बारे में संक्षेप में। जी राजीव जी।
धन्यवाद सर। सबसे पहले आपने हमें कुछ बोलने के लिए अवसर दिए। आप सभी भाइयों एवं साथियों को आज माता सावित्री के जन्मदिन वर्ष पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि मैडम ने बताया अभी, विद्या मैडम, की आज हमारे मतलब कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हैं। वास्तव में हम लोग पीछे हैं, क्योंकि आज जब मैं पहली बार क्लास 6 में पढ़ रहा था तो मैंने एक शब्द हमारे गुरुजी जो हमको बताए थे कि शिक्षा ही स्त्री का गहना है। इस बात को हम उस समय नहीं समझे थे कि शिक्षा स्त्री का गहना क्यों है। और उस बात को जब मैं आज इतने बड़े हो गए और जब इसके बारे में मैंने पढ़ा, आज माता सावित्री जी का जन्म दिवस है, लेकिन बहुत से ऐसे स्त्री, बहुत से ऐसे छात्राएं हैं जिनको आज कहीं ना कहीं हम लोग आज पीछे हैं, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए, उन सभी छात्र छात्राओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि जहां हम लोग को बताना चाहिए। जैसे कि विद्या मैडम ने बताया कि हम फ्री निःशुल्क कोचिंग पढ़ाकर हम उस बच्चे को, उस छात्राओं को प्रेरित कर रहे हैं, वैसे हम सभी को मिलकर ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे हमारे भारत समाज में सभी महाजनों को ये पता चले कि आखिर सावित्री बाई ने जो किया, जो महिलाओं के लिए जो काम किया, वो कितना अच्छा था। लेकिन इसको ना हम कर पा रहे, जिसके कारण आज भी हमारी 50% ऐसे जनता है जो इनके बारे में नहीं जान पा रही है। क्योंकि अभी हम आज एक हमारे छोटे स्टूडेंट हम पढ़ाते हैं, उन लोग छोटे बच्चे थे, हमने पूछा कि किनका जन्मदिन, उन लोगों को नहीं मालूम। हमको बहुत कष्ट हुआ कि जिन्होंने हम पढ़ने का अधिकार दिलाया, जिस महिलाओं को आज पढ़ने का अधिकार है, उनके आज जन्मदिन पर उनको, उन सब बच्चे को, उन सब छात्राओं को नहीं मालूम है। कितने कष्ट की बात है और हम लोग इस शर्म की बात है कि हम लोग इसका योगदान नहीं कर पा रहे। तो भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि हम लोग एक ऐसा पथ पर चले, एक ऐसा साथ सभी लोग एक यूनिटी बनाकर चले कि जिससे आने वाले समय में हम सभी लोग जो महिलाएं हैं उन सबको ये पता चले, उस छात्राओं को पता चले कि सावित्री बाई ने जो काम किया, जो माता ने जो काम किया, वो कितना अद्भुत काम था। और मैं इसी के साथ अपने बातों को समाप्त करता हूं। और जो आज जो हमने सीखा और जो हमने सुना, जिन्होंने आशा मैम ने जो भी बताई, वो बहुत ही अच्छी बात। और हम चाहेंगे कि इस बात को सभी लोग इस जितना मतलब अपने प्रयास से उस छात्र छात्राओं तक पहुंचने का प्रयास करें, ताकि हमारा समाज भी विकास हो। क्योंकि शिक्षा जब बढ़ता है तो समाज का विकास होता है। और शिक्षा सिर्फ व्यक्तियों के लिए नहीं होता है, ये शिक्षा सबके लिए होता है, सर्वव्यापी होता है। इसलिए जितना अधिकार हम लोगों का है, उतना अधिकार इस महिलाओं और छात्र छात्राओं का है। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं, इसको आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। क्योंकि समय अब हमारा जो है जाता है, तो समय की एक सीमा है। क्योंकि आज ये डिबेट चली, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत सारे व्यूवर्स ने अपनी बातें रखी, कुछ लोगों ने समय भी मांगा, उनको हम समय देंगे अगली डिबेट में। क्योंकि सीधे लिंक से जोड़ा नहीं जा सकता उनको। अंगद जी भाई यहाँ बैठे हैं अपनी जगह पर, जहाँ से मैसेज भेजे उनको मैं अभी नहीं जोड़ सकता क्योंकि लिंक भेजने में समय लगता है। अगली बार मैं लिंक भेज करके आपको बुलाऊंगा, क्योंकि पहले से डिसाइड करना पड़ता है। और ये छवि जी, मैं क्योंकि आज शोध छात्रा जो है, शोध छात्रा की हैसियत से का सार मैं आपसे चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैडम आशा जी के पास चलता हूँ। जी, आप एक बार अपने जी शोध छात्रा जी शोध छात्रा होने के नाते आपको मैं इस पूरी डिबेट का सार आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जी, मुझे समझ नहीं आया। शोध छात्रा होने के नाते आप जो रिसर्च स्कॉलर हैं, हिंदी की आप जो है विद्यार्थी हैं, हिंदी की विद्यार्थी की हैसियत से जो है, जो आप लिखती भी हैं, कवित्री भी हैं, तो उसकी हैसियत से आज पूरी डिबेट को जी 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 हाँ, उस हैसियत से मैं कविताएं नहीं लिखती हूँ, निबंध, छोटे छोटे ललित निबंध कह सकते हैं, या विश्लेषणात्मक भी कभी कभी हो जाते हैं, अक्सर वही लिखती हूँ। पर इन सबसे पहले मैं विद्या जी को एक बात जरूर कहना चाहूंगी। विद्या जी ने कहा कि पुरुष की ही जरूरत नहीं है, अगर महिलाओं में आत्मज्ञान नहीं होगा तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये बात दरअसल अंतर्निहित है। अब ये डिबेट रह ही नहीं गई है, ये डिबेट ये पहले ही हो चुका है, ये तय हो चुका है। अगर कोई आगे आना चाहता है, हम उससे ही लेकर आते हैं। ये बात ज्योतिबा जी पे, सावित्री बाई पे और हर किसी पे लागू होता है। इसलिए मुझे नहीं लगा था उसे अलग से कोट करने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने नहीं किया केवल। बाकी ये सही बात है, जब तक कोई आगे आना ही नहीं चाहता तब तक कोई भी उसे नहीं ला सकते। मेरे पापा जी एक बड़े गांव की भाषा में देहाती, अच्छा कुछ देहाती कहावतें बड़ी अच्छी होती हैं, और साहित्य में तो कहावतों का बड़ा महत्व है। तो एक कहावत है, गांव में कहा जाता है कि धिकाई बाढ़ कोई नहीं कूदता। मतलब अगर हम किसी को जबरदस्ती चाहें आगे ले जाना तो नहीं ले जा सकते। अब उसे बुद्ध पहले ही कह गए हैं, अपने दीपक स्वयं बनो, वो कह गए हैं।
ठीक है। बाकी मुझे कविताएँ तो नहीं आती, लेकिन हाँ, एक कविता मैं अग्गे की यहाँ पे ज़रूर कोट कर सकती हूँ, जो मुझे हमेशा बहुत प्रेरणा देती है और मुझे लगता है कि यहाँ पे एकदम सही है। उनकी 2 पंक्तियाँ हैं, चल उड़ चल हारे लिए हाथ में एक अकेला ओछा तिनका। चल उड़ चल हारिल लिए, हारिल एक चिड़िया होती है जो कबूतर परिवार से होती है और उसके हाथ में हमेशा एक लकड़ी का तिनका होता है। तो उसी तिनके को कोट करते हुए आगे कहते हैं कि हारिल तू आगे उड़ चल, तुझे किसी की परवाह नहीं करनी और हमेशा तू आगे बढ़ता चला जा। तेरे पास एक तिनका है, तू इसी तिनके से घर बना। मुझे एग्ज़ैक्ट पंक्तियाँ नहीं याद है। तू इसी तिनके से घर बना और इस उस घर में रह। आगे आगे कहते हैं कि उसी तिनके से तुझे घर बनाना है। आज तू सृष्टि है, लेकिन जब तू सृष्टि का गुर पहचान लेगा, सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, तब तू सृष्टा बन जाएगा। तो तुझे सृष्टा बनना है और तू आगे बढ़ता चल। तो मैं यही बात कहूँगी हर लड़की से, हर महिला से और हर व्यक्ति से दरअसल, कि हमें आगे बढ़ते ही जाना है। हम सभी हारिल की तरह हैं और हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास हमारी कलम है और हमारे पास हमारी अपनी एक शक्ति है, जो हर किसी के भीतर है, बस उसे पहचानने भर की देर है। उसे आगे लेकर, जैसे हारिल अपनी लकड़ी को लेकर बढ़ रहा है, हमें बढ़ना है और अपना घरौंदा हर किसी को बनाना है। यही बस मैं कहूँगी। बाकी हाँ, सावित्री जी ने तो बहुत सारे काम किए और जी, ज्योतिबा जी की मैं निश्चित रूप से मैं उनको बहुत सम्मान इसलिए करती हूँ कि ऐसे समाज में जहाँ पे महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता, एक ऐसा पुरुष है जो महिलाओं को आगे आने की बात करता है और उन्हें आगे आने के लिए प्रेरित करता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारा पुरुष समाज अगर ये बात समझने लगे, तो महिलाओं की समस्याएँ आधी हो जाएँगी। बहुत सारी महिलाएँ आगे आना चाहती हैं, लेकिन उन्हें आगे आना ही नहीं दिया जाता। आज भी हमारे आस-पास हैं। आप जी। नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन आप बोल रही हैं। जी। मैं, क्योंकि ये कनेक्शन जो है हट गया है और मैं अब आशा जी से अनुरोध करता हूँ, इस डिबेट में जो बातें हुई हैं, उनको संक्षिप्तीकरण करते हुए आपने विचार रखें। जी। मैं जैसे कि विद्या बहन ने अभी बताया हमको और छवि बहन ने भी बताया कि माता सावित्री बाई का पूरा जीवन दर्शन ही हमारे लिए प्रेरणादायी है, इसमें कोई शक है ही नहीं। जहाँ शिक्षा का अधिकार, अपने अधिकारों के प्रति सजगता, सब कुछ जानने का अधिकार हमें माता सावित्री बाई फुले से ही मिला है। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज में जो हमारे घर परिवार में महिलाएं हैं, बच्चे हैं छोटे, जो आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि माता सावित्री बाई कौन थी, या हमारी घर की महिलाओं को, जो दूसरी महिलाएं हैं उन्हें भी नहीं पता है, पुरुषों को भी नहीं पता है। हमें अपने घर में बैठकर बच्चों को बताना चाहिए कि हमें जो शिक्षा का अधिकार मिला है, जैसा कि विद्या बहन ने बताई सारी चीजें हमको, कि हमें शिक्षा का अधिकार कहाँ से मिला है, वो स्टार्ट किसने किया है। ऐसे ही नहीं मिल, घर में थाली में परोसकर हमें कुछ नहीं मिला है। जो हमारे समाज में जो पहले लोग रहे हैं, उस टाइम पर बिना संसाधन के होते हुए जिन्होंने इतना संघर्ष करके हमको सारी चीजें अवेलेबल हुई हैं आज के टाइम में, ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने जो आसपास के इंटीरियर जो इलाके हैं, जहां पर इन चीजों को पता ही नहीं है कि माता सावित्री बाई कौन थी, हमें वहां पर जाकर उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए, उनको उनके अधिकारों के प्रति सारी चीजें समझानी चाहिए और एकजुट होकर, ना कि स्त्री, ना पुरुष, ना बच्चे, मतलब सब पूरा का पूरा परिवार और सारे लोग मिलकर जब इस कार्य को करेंगे, तभी हमें इसमें सफलता मिलेगी। और मैं ये मानती हूँ कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि आज हम इतने आधुनिक जीवन जी रहे हैं, किसके लिए, अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से जी रहे हैं, हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि माता सावित्री बाई ने इस और कितने उत्कृष्ट और अद्भुत कार्य किए हैं, ज्योतिबा फुले ने उनका कितना साथ दिया, या उस टाइम पे जो भी उनके उस्मान शेख और फातिमा शेख की बात करें, या हम शगुना बाई की बात करें, या हम सिंथिया मैम की बात करें, जिन्होंने उनको क्रांति ज्योति के नाम से सम्मान भी दिया था उस टाइम पर।
तो हम ये नहीं भूलेंगे। और महाराष्ट्र सरकार ने उस दिन माता सावित्रीबाई, जो आज 3 जनवरी उनका जन्म दिवस है, बालिका दिन के नाम से वहां पर याद किया जाता है माता सावित्रीबाई को, कि आज का उनका जन्म दिवस है, तो बालिका दिन के नाम से आज का दिन याद किया जाता है। तो महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ हमें अपनी भारत सरकार या अपना समाज के जो बड़े लोग राजनीतिक पद पर बैठे हुए हैं, अपने समाज के लोग, उनके द्वारा अपने समाज को और शिक्षित करने के लिए कि हर एक को शिक्षा का अधिकार मिले, कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, कोई भी महिला अनपढ़ ना रहे। हमारे परिवार, हमारे समाज में हर महिला, हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हमारे जो लोग पुरुष महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं हुई हैं, उनके बारे में हम उनको एक एक जानकारी दें और उनको बताएं कि इनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। ये दिमाग में ना रखें हम अपनी वजह से यहाँ पर हैं, उन लोगों ने हमें अधिकार दिलवाए हैं, उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया है, उनकी वजह से हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और मैं विद्या बहन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने जो चीजें हमें नहीं पता थी उन्होंने बताई हैं, और वो अपने क्षेत्र में इतने अच्छे कार्य कर रही हैं, और उसके लिए मैं उनका बहुत ज्यादा मतलब दिल से और मन से, पूरे मन से अभिनंदन करती हूँ। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो है समय की एक सीमा है और हम जो है इस डिबेट के संक्षिप्तीकरण की ओर चल रहे हैं। मैं फिर विद्या बहन के पास चलना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरी डिबेट का कम शब्दों में कम समय में सार देते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा आप करेंगे। जी मैडम। आप जो बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं या जो मुझे लाइव देख रहे हैं आपके माध्यम से, कश्यप जी, मैं सभी का साधुवाद देना चाहूंगी लास्ट बार। और बस मेरी अंतिम सबसे आग्रह और अनुरोध है कि हम जो सूत्र हमारे लिए ज्योतिबा राव फुले ने दिया था और माता सावित्रीबाई फुले ने उसको ग्रहण किया, अमल किया, बस उसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। वो कहते हैं कि विद्या बिना मति गई, विद्या बिन मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया, धन के अभाव में बहुजन हताश हुआ। इतना बड़ा अनर्थ केवल अज्ञानता से ही हुआ। हम आज भी अज्ञान हैं, हमारी मति आज भी पढ़ लिख करके भी कहीं ना कहीं पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों की शिकार है। हम अभी अपने सही आजादी, सही मायने में, जब तक इंसान अपने मन से स्वतंत्र और आजाद नहीं होता तब तक आजादी के सही मायने नहीं होते। तो आप अपने मन को पहले स्वतंत्र और आजाद करिए। और दूसरी बात, माता सावित्रीबाई फुले ने जो कहा है उसको जहां पर अच्छी हिस्ट्री मिल सके या अच्छी बुकें मिले, आप उन्हें स्टडी करिए, आप उन्हें समझिए, पढ़िए, एक एक लाइन उन्होंने क्या कहा है हमारे जीवन में। बहनें तो विशेषकर पढ़ें। और अंतिम में यही कहना चाहूंगी, हर सावित्री के पीछे एक ज्योतिबा का हाथ होना चाहिए, हर सावित्री के पीछे एक ज्योतिबा का हाथ होना चाहिए, तब साथ में साथ मिलना चाहिए। तो मैं इसी बात के साथ हर वो पुरुष साथी जो देख रहे हैं, महिलाएं तो देख ही रही हैं, आप सभी को ज्योतिबा जैसे सद्भावनाओं के साथ अपनी महिलाओं को सपोर्ट करना है, उन्हें सम्मान देना है और उन्हें आगे लाना है, तभी हम आपका आंदोलन सफल होगा। और शिक्षा के जगत में हम सबको अंतिम बात कहना चाहूंगी, अधिकार हमें मिले हुए हैं, कोई भी धरोहर चीज ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहूंगी, सभी इस बात से अवगत है, चाहे छवि बहन हो, चाहे आशा जी हो, कि अगर बाल्टी में भरी पानी हो और हम उसका इस्तेमाल करते जाए, चाहे उसमें टब में भरा हो, लोटे लोटे हम जब तक निकालते जाते हैं और हम उसमें अगर बूंद बूंद नहीं डालते हैं, एक समय आता है कि वो चीज खत्म हो जाती है। चाहे वो रिजर्वेशन के रूप में हो, चाहे वो हमें अधिकार के रूप में हो, चाहे मौलिक अधिकार के रूप में हो, समय आपके में नहीं है। समय की नजाकत को पहचानिए। सभी लोग अपने जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए अपने महापुरुषों के उनको आदर्श मान करके उनके सूत्रों पर चलने का कार्य करिए। सभी को फिर लास्ट में धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भारत। साथियों, ये कार्यक्रम जो है AIBCA TV दबे कुचले वंचित समाज में छुपी हुई अंतर शक्ति को निखारने के लिए, उनका ज्ञानवर्धन करने के लिए, उन्हें ये बात दिलाने के लिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ये तैयार किया गया है। और AIBCA TV जो है उस दबे कुचले वंचित समाज की आवाज है, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता है। मेन स्ट्रीम मीडिया जिन लोगों की आवाज नहीं सुनता है, उनकी आवाज AIBCA TV सुनता है। तो इस वीडियो को जो है शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भेजिए और साथ ही साथ हमें सुझाव भेजिए ताकि हम इसमें और सुधार कर सके। और इन्हीं शब्दों के साथ सभी दर्शकों का, जितने भी मेहमान हमारे बीच में आए, बहन आशा जी, राजीव चौधरी जी, छवि जी और विद्या भारती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये मैं इसको